ओके जी, वेलकम बैक। अच्छा, लास्ट क्लास तक हमने बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज देख ली थी। उसमें हमने कंपाउंड एंट्री कॉन्सेप्ट भी समझ लिया था, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट भी समझ लिया था और डुअलिटी कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया था। अब आज मैंने आपको एक फुल फ्लैश प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाना है जिसमें और फर्दर कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज कवर होंगी। साथ में जो प्रेजेंटेशन है एक्चुअली अकाउंटिंग एंट्रीज रिकॉर्ड करने का जर्नल जर्नल का जो हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो भी आपने देखनी है, और उसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं जर्नल एंट्रीज में सब हम चेक करनी है। तो क्वेश्चन यहाँ पर है, ये मैंने क्वेश्चन बना दिया खुद एक अपना। अच्छा, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की पीडीएफ मैं आपको नीचे शेयर भी कर दूंगा लेक्चर के साथ, तो वो आप वहाँ से क्वेश्चन बाद में देख भी सकते हैं। और बाकी फिर आपके पास जो भी बुक्स अवेलेबल हैं आप उस बुक से फर्दर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये सारी अकाउंटिंग एंट्रीज करने के बाद किसी एंट्री में मुश्किल होगी नहीं। प्रॉब्लम होती है तो आप ईमेल के थ्रू या फिर कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मैं फुल फ्लैश खुद उसको करवाऊँ तो वो ईमेल कर सकते हैं आप मुझे, और फिर उस पर एक वीडियो बना दी जाएगी अलग से। अच्छा जी, ये क्वेश्चन शुरू करते हैं, और पहले मैं आपको प्रेजेंटेशन बता दूं प्रेजेंटेशन कैसे होती है। अगर क्वेश्चन में पढ़ूं, यहाँ पे लिखा है फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर कामरान फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2022। एक कॉमन मिस्टेक बता दूं बच्चे क्या करते हैं जब क्वेश्चन स्टार्ट होता है किसी भी पास पेपर में बुक में, तो जो पहली लाइन यहाँ लिखी होती है ऊपर वो मिस कर जाते हैं। वो आप कभी ना मिस करें, उसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि अक्सर उसके अंदर एक ट्रांजेक्शन छुपी हुई होती है। अब वो जब लाइन मिस कर देंगे तो उसके अंदर अक्सर ऐसा होता है कि एग्जामिनर इसी के साथ जो बिजनेस स्टार्ट करने की ट्रांजेक्शन होती है, इन्वेस्टमेंट की ट्रांजेक्शन होती है, वो भी लिख देता है। तो इसको मिस नहीं करना है, हमेशा शुरू से पूरा क्वेश्चन पढ़ें। अच्छा जी, तो बता दिया मिस्टर कामरान का बिजनेस है और जनवरी के महीने की अकाउंटिंग एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। तो इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी? सबसे पहले एक हेडिंग आ जाएगी बिजनेस की, कामरान, क्या नाम है इसका, मिस्टर कामरान है, ठीक है। कामरान का नाम आ गया है, जो भी बिजनेस का नाम होगा कामरान ट्रेडर्स या जो भी इसका नाम आ जाएगा। हम बना क्या रहे हैं, बना रहे हैं जनरल जनरल, और हम बना रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2022। ये आपके बिल्कुल मिडिल में आनी चाहिए पेज के, इस तरह से। अच्छा जी, ये हो गए। अब इसके बाद सबसे पहले आपके पास अगर हमें, क्योंकि जनवरी का महीना हो यहाँ पे डेट्स गिवन है, तो हम फिर डेट वाइज एंट्रीज लिखेंगे। अदरवाइज आप डेट की या सीरियल नंबर भी लिख सकते हैं अगर डेट्स गिवन नहीं है तो। फिर आएगा आपका पर्टिकुलर्स का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम आ गया हमारा। और फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएगा एक कॉलम होता है पीआर का, पोस्ट रेफरेंस का एक कॉलम होता है, उसमें हमें लिखना कुछ नहीं होता, खाली छोड़ देंगे। डेबिट का एक कॉलम आ गया और क्रेडिट का एक कॉलम आ गया। ठीक है भाई, ये चीज़ हो गई। सर फॉर्मेट कर दूँ इन चीज़ों को मैं। अच्छा जी, ये फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो गई हमारी। अब अकाउंटिंग एंट्री शुरू करते हैं। तो पहली अकाउंटिंग एंट्री हमारी क्या है, पहली तारीख की। मिस्टर कामरान स्टार्टेड हिज बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग कैश रुपीज 6 लाख, हिज पर्सनल कार वर्थ 1 मिलियन 10 लाख रुपीज, और एंड एन ऑफिस बिल्डिंग रुपीज 2 मिलियन, दैट इज 20 लाख रुपीज। तो मिस्टर कामरान ने बिजनेस स्टार्ट किया 6 लाख रुपए कैश से, 1 मिलियन की कार लेकर आया और 20 मिलियन का एक ऑफिस बिल्डिंग लेकर आया। तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री पास होगी। यहाँ पे आगे हमारे पास 1 Jan 2022, और यहाँ पे एंट्री रिकॉर्ड कर दी, कैश डेबिट हुआ। कैश कितना लेके आया था हम, 6 लाख रुपए। एक कार लेके आया था, कार भी डेबिट हो गई हमारी 1 मिलियन से। और हम एक लेकर आए थे ऑफिस बिल्डिंग, और ये आ गया 2 मिलियन से ऑफिस बिल्डिंग। ठीक है, आप देख सकते हैं दोबारा चाहे तो। कैश था 6 लाख रुपए, कार थी 1 लाख रुपए की, 1 मिलियन की, और 2 मिलियन की ऑफिस बिल्डिंग थी। तो टोटल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, सरमायाकारी कितनी हुई है, 3.6 मिलियन की। तो इस अमाउंट से मैं कैपिटल को क्रिएट कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारी एक कंपाउंड एंट्री है, पास हो गई, ये ना कैपिटल रिकॉर्ड हो गया। ठीक है जी, अकाउंटिंग एंट्री हमारी रिकॉर्ड हो चुकी है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इससे पहले नेक्स्ट एंट्री मूव करूँ, एक चीज़ और प्रेजेंटेशन में एक चीज़ और बताने की है। प्रेजेंटेशन में एक चीज़ और बताने की ये है कि जब भी आप कोई अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो, अच्छा इसी वजह से मैंने जगह छोड़ दी। अकाउंटिंग एंट्री जब भी आप एक रिकॉर्ड करेंगे तो अकाउंटिंग एंट्री के साथ पास करने के बाद आपको एक नरेशन भी लिखनी होती है। नरेशन क्या चीज़ होती है, आप ब्रैकेट में नीचे लिख के दिखाते हो कि आपने जो एंट्री ऊपर रिकॉर्ड की है उसके उसका मकसद क्या था, वो एंट्री रिकॉर्ड की क्यों थी।
जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दूंगा, इसको लिखने का बड़ा आसान तरीका होता है, ट्रांजेक्शन जो है वो लिख दें, तो मैंने लिख दिया टू रिकॉर्ड दी कैश एंड अदर एसेट्स इन्वेस्टेड इन बिजनेस। तो कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसको लिखने का, आपको बस इतना इसमें लिख के दिखा देना है कि पढ़ने वाले को एक्सप्लेन हो जाए या समझ आ जाए बात ये कि आपने इस ट्रांजेक्शन में किया क्या है। तो हमने जो एंट्री रिकॉर्ड की है वो इससे रिकॉर्ड की है ताकि हम रिकॉर्ड कर सकें या बता सकें कि हमने कैश और अदर एसेट्स कितने इस बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे। अभी और आगे करेंगे प्रैक्टिस तो ये समझ आ जाएगी कहानी आपको बिल्कुल क्लियरली। नेक्स्ट, 5 तारीख को ट्रांजेक्शन हुई है, परचेज मर्चेंडाइज कॉस्टिंग 70,000 रुपये फॉर कैश। हमने 70,000 रुपये का सामान परचेज किया है, ये हुई है 5 जनवरी को, तो 5/10/22। वैसे तो कोई लाइन छोड़ने का कॉन्सेप्ट नहीं होता अकाउंटिंग में, सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि साफ सुथरा काम नजर आ जाए। तो हमने सामान मर्चेंडाइज इन्वेंट्री परचेज किए, इन्वेंट्री परचेज के नाम से रिकॉर्ड होती है, परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट, क्योंकि हमने कैश पे सामान परचेज किया था। और ये हमने सामान परचेज किया 70,000 रुपये का, 70,000 रुपीज से एंट्री रिकॉर्ड हो गई। अब इसकी नरेशन क्या बनेगी, इसकी नरेशन बन जाएगी टू रिकॉर्ड द गुड्स परचेज या टू रिकॉर्ड द कैश परचेज, सिंपल कैश परचेजेस, सिंपल। ठीक है जी, ये भी आपकी हो गई अकाउंटिंग एंट्री नरेशन। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं 6 पे, आपसे कहता है परचेज मर्चेंडाइज फॉर ₹1,20,000 फ्रॉम रेबर ट्रेडर्स। अब बात आ जाती है अगेन, इसने मोड ऑफ ट्रांजेक्शन हमें नहीं बताई, लेकिन हमको इसने बता दिया कि हमने किस पार्टी से सामान परचेज किया है। जब पार्टी नेम मेंशन्ड है और मोड ऑफ ट्रांजेक्शन गिवन नहीं है तो हम समझ जाएंगे ट्रांजेक्शन क्रेडिट पे हुई है 6 तारीख को। तो ये आ गई हमारे पास 6 जनवरी की ट्रांजेक्शन, जिसमें हमने परचेजेस डेबिट कर दिया और अकाउंट्स पेबल अब ये क्रेडिट हो जाएगा। कितने से अकाउंट्स पे क्रेडिट होगी हमारा, 1,20,000 रुपये से। इसकी नरेशन क्या हो जाएगी, हमने ऐसे ऊपर लिखा है रिकॉर्ड दी कैश परचेजेस, यहाँ पे हम लिख देंगे टू रिकॉर्ड दी क्रेडिट परचेजेस। 6 के बाद 9 तारीख आ गई, 9 जनवरी। अब 9 जनवरी को क्या कहानी हो रही है, 9 जनवरी को कहता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए का सामान आपने बेच दिया कैश पे। तो कैश मेरे पास आ गया और सेल्स मैंने क्रेडिट कर दी, सिंपल 2.5 लाख रुपए से। तो ये एंट्री में कोई मसला नहीं था, हाँ इसको हम रिकॉर्ड कर देंगे। इसकी नरेशन क्या आ जाएगी, टू रिकॉर्ड दी कैश सेल्स। तो 9 तारीख की ट्रांजेक्शन में होगी। अब है 10 तारीख की ट्रांजेक्शन। 10 तारीख को हमने क्या किया, 10 तारीख को हमने सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट फॉर ₹1,20,000 टू शाह एंड सन्स। शाह एंड सन्स को हमने 1,20,000 रुपये का सामान बेच दिया, उधार पे बेचा है। तो जब मैं उधार पे सामान बेचता हूँ तो पैसा मांगते हैं, पैसा मांगने को हम कहते हैं अकाउंट रिसीवर, जो पैसा लेना बाकी है, और मैंने सेल्स क्रेडिट कर दी 1,20,000 रुपये। अब इसकी नरेशन क्या बन जाएगी, टू रिकॉर्ड दी क्रेडिट सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट 10 तारीख के बाद हमारे पास आता है 12 जनवरी को। 12 जनवरी को कहता है रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स टू रेबर ट्रेडर्स कॉस्टिंग 10,000 रुपीज। ये जो रेबर ट्रेडर्स से हमने सामान परचेज किया था 6 तारीख को, उसमें से हमने 10,000 रुपये का सामान वापस कर दिया क्योंकि डिफेक्टिव था। तो 12 जनवरी को मैंने सामान वापस किया। अब रेबर ट्रेडर से मैंने सामान कैसे परचेज किया था, मैंने किया था उधार पे। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ वापस पॉइंट ट्रांजेक्शन में रेबर, ताकि याद रहे, रेबर ट्रेडर्स। अब रेबर ट्रेडर से मैंने सामान जो परचेज किया था वो वापस कर रहा हूँ, तो मैं अपनी लाइबिलिटी खत्म कर दूंगा, कैश पे तो सामान बेचा नहीं था। तो मैंने अकाउंट्स पेबल डेबिट किया रेबर ट्रेडर्स 10,000 रुपीज से, और मैं अपनी परचेज रिटर्न एंड अलाउंस क्रेडिट कर दूंगा, परचेज रिटर्न्स एंड अलाउंस क्रेडिट कर दिया।
ये मैंने बताया था, जब भी परचेज रिटर्न्स होंगी तो परचेज रिटर्न्स क्रेडिट साइड पे आ जाएंगी, क्योंकि परचेज बढ़ती हैं डेबिट पे आती हैं, कम होंगी क्रेडिट पे जाएगी, बस नाम चेंज हो जाएगा। और क्योंकि मेरी लाइबिलिटी कम हो गई 10,000 रुपीज से, 10,000 की थी, हाँ ठीक है, और मैं अकाउंट्स पे डेबिट कर दिया, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू रिकॉर्ड दी परचेज रिटर्न्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, ये भी हो जाती है आपकी ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट 15 तारीख पे, 15 तारीख पे मैंने एक ट्रांजेक्शन किया, लिखा हुआ है गुड्स रिटर्न बाय शाह एंड कंपनी कॉस्टिंग 20,000 रुपये। शाह एंड कंपनी से हमने 1,20,000 का सामान को हमने सेल किया था। अब शाह एंड कंपनी ने हमें सामान वापस कर दिया, मतलब सेल रिटर्न हो गई है। अब सेल रिटर्न की एंट्री कैसे रिकॉर्ड होगी? पहली तो बात याद रखें, ये शाह एंड कंपनी को हमने यहाँ पे सामान बेचा था ना, इसके आगे लिख भी देते हैं शाह एंड कंपनी। अब जब सामान वापस आएगा तो मैं एंट्री उल्टी करूंगा, बिल्कुल वैसे जैसे सेल परचेज के केस में की थी। मैं क्या करूंगा, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा और सेल्स डेबिट हो जाएंगी। उसूलन तो ये करना चाहिए, सेल्स डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट शाइन कंपनी का, कितने का? 20,000 रुपये से। लेकिन एक छोटा सा चेंज है यहाँ पे, जैसे मैंने परचेज रिटर्न की थी तो परचेज रिटर्न एंड अलाउंस लिखा था, इसी तरह सेल रिटर्न करते हुए सेल रिटर्न एंड अलाउंस लिखा जाएगा। बिल्कुल डेबिट पे आएंगी सेल्स, लेकिन किस नाम से आएंगी? सेल रिटर्न एंड अलाउंस के नाम से आएंगी। 15 जनवरी हो गया। 15 जनवरी के बाद आता है 17 जनवरी। 17 जनवरी को लिखा हुआ है ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 1.5 लाख रुपए। अब ये एंट्री आपके पास पहली बार आ रही है। अच्छा सॉरी, इसकी मैं नरेशन लिखना भूल गया, नरेशन लिख देते हैं। इसकी नरेशन हो जाएगी टू रिकॉर्ड दी सेल रिटर्न्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, और अब हम वापस आ गए। 17 तारीख पे ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए मैंने डिपॉजिट किए बैंक अकाउंट में। तो अब सोचो हुआ क्या है, पैसा कैश मेरे पास से चला गया बैंक में। जब बैंक में मेरे पास पैसे चले गए तो बैंक मेरा एसेट बन गया, और मेरा एक एसेट बढ़ गया, किस नाम से? बैंक के नाम से। बैंक मैंने डेबिट कर दिया 1.5 लाख रुपए से, और वही 1.5 लाख रुपए मेरे किस फॉर्म में गए? कैश की फॉर्म में। तो कैश मेरा कम हो गया, तो एक एसेट बढ़ा और दूसरा एसेट कम हो गया। जो एसेट कम हुआ उसको क्रेडिट कर दिया, जो एसेट बढ़ा उसको मैंने डेबिट कर दिया। तो टू रिकॉर्ड दी कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, सिंपल। नरेशन जो आपके पास अकाउंटिंग एंट्री थी ऑलमोस्ट वही नरेशन में लिखा हुआ था। 70 के बाद 19 तारीख। 19 तारीख में लिखा हुआ है पेड बाय चेक टू रहबर ट्रेडर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट 1,05,000 रुपए। रहबर ट्रेडर्स को हमने उसका पैसा पे कर दिया, और कितना पैसा पे किया? 1,05,000 रुपए। अब यहाँ पे एक चीज बता दूं, जब भी ये फुल सेटलमेंट का अल्फाज आ जाए तो आपके ध्यान में एक चीज क्लिक होनी चाहिए कि डिस्काउंट आ रहा है। ये फुल सेटलमेंट हिंट है कि कोई ना कोई डिस्काउंट की बात आ रही है। डिस्काउंट की एंट्री आपने इससे पहले नहीं पढ़ी, पहली बार पढ़ेंगे, ख्याल से सुनिएगा। जरा देखते हैं रहबर ट्रेडर्स को हमने पैसा पे कितना करना था। रहबर ट्रेडर्स से हमने 6 तारीख को सामान परचेज किया था 1,20,000 का, जिसमें से हमने इसको 12 तारीख को 10,000 का सामान वापस कर दिया था। इसका मतलब हमने रहबर ट्रेडर्स को 1,10,000 रुपये पे करने बाकी थे। 1,20,000 का सामान परचेज किया, 10,000 का सामान वापस किया, तो 1,10,000 रुपये रहबर ट्रेडर्स को पे करने बाकी थे। जबकि हमने रहबर ट्रेडर्स को पे किया 1,05,000 रुपये। इसका मतलब 5,000 रुपये का हमें डिस्काउंट मिला है। 1,10,000 पे करने बाकी थे, पे किए 1,05,000, तो हमें डिस्काउंट मिला। ये चीज़ मुझे कैसे क्लिक हुई? यहाँ पे लिखा हुआ था फुल सेटलमेंट का नाम। अब इसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे रिकॉर्ड होगी? पहली चीज़, किस डेट को हुआ था काम? ये 19 तारीख को। सबसे पहले तो हमने 19 तारीख लिख दी यहाँ पे, डेट वाज एंट्री रिकॉर्ड करनी है। मैंने जब पेमेंट कर दी रैबर ट्रेडर्स को तो मेरा अकाउंट्स पेबल तो खत्म हो जाएगा। मैंने पूरी लाइबिलिटी सेटल कर दी। सेटल करने का मतलब ये है कि मैंने अपना अकाउंट क्लोज कर दिया। तो 1,10,000 रुपये की मेरी लाइबिलिटी बाकी थी, जो भी मैंने आपको कैलकुलेट करके बताई। ये 1,10,000 कैसे आए थे? 1,20,000 रुपये की हमने परचेजिंग की थी, जिसमें 10,000 रुपये का सामान हमने वापस कर दिया था। जब याद रहे आपको इसलिए यहाँ लिख दिया। तो 1,10,000 रुपये पे करने बाकी थे। अब हमने इसको लिखा हुआ पेड बाय चेक। एक और कहानी भी है इसमें। एक तो हमने पेमेंट की और पेड बाय चेक। जब चेक के थ्रू पेमेंट, ये लिखा हुआ पेड बाय चेक। जब मैंने पेमेंट की है चेक के थ्रू तो बैंक से पैसा निकलेगा, कैश नहीं जाएगा, तो मैं बैंक क्रेडिट करूंगा। और मैंने कितना पैसा पे किया है? 1,05,000 रुपये। तो 1,10,000 रुपये पे करने थे, पे किए 1,05,000 रुपये, तो 5,000 रुपये बाकी हैं। ये तो अकाउंटिंग एंट्री बैलेंस ही नहीं हो रही थी हमारी।
अभी जो 5,000 रुपये है ये क्या है, ये है डिस्काउंट, इसको हम लिखते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट मुझे रिसीव हुआ है, ये क्यों रिसीव हुआ, मैंने पैसा पे करना था, 1,10,000 रुपये पैसा पे किया कम, तो मुझे डिस्काउंट मिला ना, तो डिस्काउंट रिसीव मैंने क्रिएट कर दिया। अब स्टूडेंट सवाल करेंगे सर डिस्काउंट रिसीव का नेचर क्या है। डिस्काउंट रिसीव्ड का जो नेचर है वो है इनकम का। डिस्काउंट रिसीव का जो नेचर है वो इनकम का। कैसे इनकम है सर ये मेरी, बताओ। मैंने पे कितना करना था, 1,10,000 रुपये, मैंने पे किया सिर्फ 1,05,000, तो 5,000 रुपये कम पे किए ना, बचत हो गई ना मेरी 5,000 रुपये की, तो मेरा प्रॉफिट है, मुनाफा है। तो अब याद रखना, इनकम हो या प्रॉफिट हो, वो भी क्रेडिट साइड पे ही रिकॉर्ड होती है, बिल्कुल सेल्स और रेवेन्यू की तरह। इनकम हो या प्रॉफिट हो, अपने पास जाके वो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट जो होते हैं उसको अपडेट कर लेना कि इनकम हो या प्रॉफिट हो, वो भी क्रेडिट साइड पे ही इंक्रीज होगा। तो हमने इसलिए यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव को क्रिएट किया है, क्योंकि ये मेरी इनकम है, इनकम इंक्रीज हो रही है 5,000 रुपये से, तो वो क्रेडिट हो गई। तो मैंने 1,10,000 रुपये की लाइबिलिटी सेटल की, लाइबिलिटी डेबिट। बैंक से जो मेरे पास पेमेंट हुई, पैसे निकल गए, 1,05,000 से बैंक क्रेडिट, क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट हो रही थी तो बैंक से पैसे निकले। और जो मुझे डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट मेरी इनकम बन गई, डिस्काउंट 5,000 रुपये से क्रेडिट हो गया। इसकी नरेशन लिख देंगे, टू रिकॉर्ड दी सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स पेबल। 19 के बाद आया 21 तारीख। 21 तारीख में क्या हो रहा है हमारे पास, 21 पे हम देखें तो लिखा हुआ है पेड फॉर दी फॉलोइंग एक्सपेंसेस, लिखा हुआ है पे किए एक्सपेंसेस। अब बाय कैश या बाय बैंक कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम अज्यूम करेंगे कैश में एक्सपेंसेस पे हो रहे हैं। हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया है 15,000 का, वाटर का बिल पे किया है 6,000 का, सैलरी पे की है, सैलरी बिल लिख दिया गलती से, मैं सिर्फ सैलरी आएगी, पीडीएफ में सैलरी बिल आ रही है, इग्नोर करके सैलरी कर दीजिएगा। सैलरी आ गई 55,000 रुपये की। तो तीनों मेरे एक्सपेंसेस है, जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है डेबिट साइड पे आता है, तो तीनों एक्सपेंसेस को मैं डेबिट कर देता हूँ। तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस डेबिट किया, वाटर बिल एक्सपेंस डेबिट किया, और सैलरी एक्सपेंस भी मैंने डेबिट कर दिया। तीनों एक्सपेंस डेबिट हो गए और मैंने पेमेंट कर दी है, तो कैश मेरा क्रेडिट हो जाएगा, कैश मेरा क्रेडिट हो गया। कितनी अमाउंट थी मेरे पास, 15, 6 और 55। ये मैंने तीनों अपने एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया, और जो मेरा टोटल अमाउंट इसका बनेगा वो मेरे पास से कैश में से पे हो जाएगा। कंपाउंड एंट्री पास हो गई हमारी कि टोटल मेरे पास से कैश कितना का, एसेट कम हुआ 76,000 से, कैश क्रेडिट, और तीनों एक्सपेंसेस बढ़ के एक्सपेंस डेबिट पे आ गया। इसकी नरेशन क्या लिखेंगे, टू रिकॉर्ड दी पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। 21 भी हो गया, 23 पे आ जाते हैं। 23 पे लिखा हुआ है रिसीव चेक फ्रॉम शाइन कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, 90,000 रुपये। शाइन कंपनी से 90,000 रुपये का चेक रिसीव हुआ है। आओ देखते हैं शाइन कंपनी से पैसे लेना कितना था। शाइन कंपनी को हमने 10 तारीख को सेल की थी 1,20,000 रुपये की। इत्तेफाक की बात है, हमने दोनों ट्रांजेक्शन 1,20,000 की की, 1,20,000 की सेल की थी, और शाइन कंपनी ने हमें 20,000 के सामान वापस कर दिया था। इसका मतलब हमने इनसे लेने कितने थे, हमें इनसे लेने थे पैसे 1,00,000 रुपये। 1,20,000 रुपये का हमने इनको बेचा था सामान, और 20,000 रुपये का सामान उन्होंने वापस कर दिया। हमने इनसे लेने थे 1,20,000, जबकि उन्होंने हमें सिर्फ कितने दिए, 90,000 रुपये। ओके जी, एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। ट्वेंटी थ्री, हमारे पास पैसा कितना आ रहा है, पैसा आ रहा है 90,000 रुपये, तो हमने कैश डेबिट कर दिया 90,000 रुपये से। मुझे पता आपके जहन में क्या सवाल आ रहा है, मैं उस पर आता हूँ अभी। कैश मैंने डेबिट कर दिया 90,000 रुपये से। अब फुल सेटलमेंट का नाम आ रहा है, जब मैंने कहा फुल सेटलमेंट का अल्फाज आएगा समझ जाए डिस्काउंट की बात हो रही है। हमने 1,00,000 रुपये उससे रिसीव करने थे। कैसे 1,00,000 रुपये रिसीव करने थे, यहाँ लिख भी देता हूँ मैं। तो 1,20,000 का सामान बेचा था, और 10,000 रुपये के 20,000 रुपये के सेल रिटर्न हुई थी, तो 1,00,000 रुपये रिसीव करने थे। जब 1,00,000 रुपये मैंने रिसीव करने थे और रिसीव सिर्फ मुझे 90,000 हुए, तो बीच का जो डिफरेंस आएगा वो क्या है, मेरा डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट डेबिट साइड पे क्यों आ रहा है बता देता हूँ।
पहले मैं अपना अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करके दिखा देता हूँ। अकाउंट रिसीवेबल मेरा क्रेडिट हो गया कितने से, 1,10,000 रुपए से। 1,10,000 से अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हुआ और 10,000 रुपये का मुझे मिल गया डिस्काउंट, 20,000 का डिस्काउंट मिल गया, सॉरी सॉरी 1,00,000 था ये, ठीक है, 10,000 का हमें डिस्काउंट मिल गया। इसको मैं किस नाम से रिकॉर्ड करूंगा, डिस्काउंट अलाउड के नाम से। ये डिस्काउंट मिला नहीं, हमने डिस्काउंट दिया है कस्टमर को, कस्टमर को डिस्काउंट मिला है। कैश रिसीव हुआ 90,000 रुपये, पैसा रिसीव होना था 1,00,000 रुपये, बीच का डिफरेंस इसमें डिस्काउंट। डिस्काउंट अलाउड का नेचर भी बता दें। डिस्काउंट अलाउड का नेचर है एक्सपेंस या लॉस कह सकते हो, दोनों एक ही बात है। भाई सोचे मैंने 1,00,000 रुपये रिसीव करने थे, रिसीव सिर्फ 90,000 रुपये हो रहे हैं, तो 10,000 रुपये का लॉस है ना, और लॉस इंक्रीज होता है डेबिट साइड पे आता है। जस्ट लाइक योर एक्सपेंस, यहाँ अपडेट कर देते हैं हम लाके अपने रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के अंदर। मैं लिखा था एक्सपेंस स्लैश लॉस। जैसे इनकम इंक्रीज होती है क्रेडिट साइड पे आती है, तो इनकम का ऑपोजिट क्या है, लॉस। तो इनकम क्रेडिट पे इंक्रीज हो रही है तो उसका ऑपोजिट लॉस डेबिट पे इंक्रीज होगा। तो मुझे लॉस हो रहा था, मैंने डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड पे लिख दिया। ये एंट्री में रिकॉर्ड हो गई। इसकी नरेशन आ जाएगी टू रिकॉर्ड दी सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल। ये लो भाई, ठीक है। तो 23 तारीख की अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड हो गई। अब वापस आते हैं, हम आते हैं 25 पे। अच्छा, इसमें एक चीज़ रह गई है। अब स्टूडेंट्स ये सोच रहे थे उस वक्त कि हमें तो चेक रिसीव हुआ था शाइन कंपनी से सॉरी, हमें तो चेक रिसीव हुआ था शाइन कंपनी से, तो ये हमने कैश क्यों डेबिट किया, बता देता हूँ। अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है कि आपको चेक रिसीव हो रहा है और ये नहीं लिखा कि चेक साथ साथ बैंक में डिपॉजिट भी हो गया है, तो आप उस चेक को कैश अज्यूम करेंगे। रिपीट, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि चेक रिसीव हुआ है और साथ उसी ट्रांजेक्शन में ये नहीं लिखा कि वो डिपॉजिट भी हो गया, फॉर एग्जाम्पल ये लिखा होता चेक रिसीव एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट फ्रॉम शाइन कंपनी, तो फिर तो मैं इसको बैंक डेबिट कर देता अगर वो डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट हो गया होता। क्योंकि अभी वो बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ, तो उस चेक को मैं कैश अज्यूम करूंगा और कैश ही डेबिट करूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे कैश डेबिट किया था। अब वापस आते हैं 25 तारीख को, कह रहे डिपॉजिटेड शाह एंड कंपनी चेक इनटू बैंक अकाउंट। ये जो मुझे चेक रिसीव हुआ था 23 तारीख को शाइन कंपनी से, ये मैंने बैंक में जमा करवा दिया है। जब मैंने इसको बैंक में जमा करवा दिया तो एंट्री क्या रिकॉर्ड हो जाएगी, बैंक में पैसा चले जाएगा बैंक डेबिट, और मैं कैश क्रेडिट कर दूंगा क्योंकि अब चेक मेरे पास नहीं रहा। जब तक चेक मेरे पास था मैं उसको कैश ट्रीट कर रहा था, ठीक है। ये वाली अकाउंटिंग एंट्री हमारी रिकॉर्ड हो जाएगी। शाइन कंपनी का चेक कितने का था, 1,00,000 रुपए का चेक था, सॉरी 90,000 रुपए का चेक था, और ये 90,000 रुपये बैंक में डेबिट और 90,000 रुपये कैश क्रेडिट हो गए। नरेशन क्या लिखेंगे, टू रिकॉर्ड दी कैश चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ट्वेंटी फाइव हो गया, 27। 27 में क्या हो रहा है, 27 में कहते हैं विड्रॉ बाय कामरान फॉर पर्सनल यूज। ये अकाउंटिंग एंट्री पहली बार आ रही है, यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आप अभी सीखेंगे। लिखा हुआ है विड्रॉ बाय कामरान। कामरान कौन था, बिजनेसमैन जो ये बिजनेस अपना रन करता, प्रोपराइटर जो था इस बिजनेस का। उस कामरान ने 5,000 रुपये निकाल लिया, 5,000 रुपये निकाले तो कैश ही निकाला ऑब्वियसली। तो विड्रॉ बाय कामरान फॉर पर्सनल यूज। अब याद रखें, जब भी कोई बिजनेस से पैसा पर्सनल यूज के लिए निकाला जाता है तो हम उसको कहते हैं ड्राइंग्स। हम उसको क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। हमने अभी तक 5 हेड ऑफ अकाउंट देखे थे ना क्लियर में, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट और रेवेन्यू। एक और हेड ऑफ अकाउंट आ गया जिसको हम कहते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कहाँ पे इंक्रीज होती हैं, डेबिट साइड पे, तो हमने इसको लिख दिया ड्राइंग्स डेबिट 5,000 रुपये, और उसने कैश निकाला है 5,000 रुपये, तो बिजनेस के पास से कैश चला गया, हम कैश क्रेडिट कर देंगे। तो ड्राइंग्स डेबिट हो गई। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, जब आप पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कोई पैसा निकालते हो तो उसको ड्राइंग्स कहते हैं। टू रिकॉर्ड दी कैश विड्रॉ फॉर
पर्सनल यूज, ये इसकी नरेशन हो गई। ये कब हुआ था? 27 तारीख को। 27 तारीख के बाद 31 पे आ जाते हैं, और 31 तारीख में हमारे पास ये है, कहता है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब ऑफिस यूज के लिए बैंक से 5,000 रुपये निकालें। ऑफिस यूज से के लिए बैंक से 5,000 रुपये निकाले हैं। तो अब इस 5,000 रुपये की एंट्री क्या रिकॉर्ड होगी? जब मैंने ऑफिस यूज से बैंक, ऑफिस यूज के लिए बैंक से पैसे निकाले, तो कि क्या है, मैं बैंक गया पैसे निकाल के लिए आया, तो बैंक से पैसे निकला है, कैश डेबिट हो गया, और बैंक मेरा क्रेडिट हो गया, क्योंकि बैंक से पैसे निकले, मेरा जो बैंक एक एसेट था वो कम हुआ, और वो एसेट कैश की शक्ल में मेरे पास आ गया। तो टू रिकॉर्ड द कैश विड्रू फॉर ऑफिस यूज, मैंने बैंक से कैश निकाला, तो कैश डेबिट, कैश मेरे हाथ में आ गया। उसने ये नहीं बताया कहाँ पे यूज किया, बस ऑफिस यूज के लिए निकाले हैं पैसे। अगर यूज बताते तो फिर एक्सपेंस रिकॉर्ड करते, और बैंक मैंने क्रेडिट कर दिया। तो इस तरह मेरी सारी एंट्रीज रिकॉर्ड हो गई। तो ये सवाल मेरा कंप्लीट हो गया। ये जो पहला टॉपिक था हमारा जर्नल का, मैंने कोशिश की है इसमें तकरीबन वो सारी एंट्रीज में कवर करा दूं जो कि आपकी आ सकती है। इसके अलावा भी कोई ऐसी एंट्री आ जाती है जो आपको नहीं समझ आती, या आपके पास मल्टीपल ऐसी एंट्रीज हैं, ट्रांजेक्शन हैं जो आपको नहीं समझ आ रही है, आप मुझे कंपाइल करके दे सकते हैं, और मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, एक लेक्चर दे देंगे उस पर। अब मैंने एक चीज़ और अपडेट करनी है यहाँ पे, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट जब मैं लिखवाया था, तो यहाँ पे मैंने कहा था लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो ये क्या थी मेरे पास, अब ऐड हो गई यहाँ पे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स ड्राइंग्स मेरी इंक्रीज होती हैं तो डेबिट साइड पे आ जाती हैं, और ड्राइंग्स मेरी डिक्रीज होंगी तो वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। अगर आपको इसको याद करने में कोई मुश्किल हो रही हो, तो जिस तरह मैंने यहाँ पे ईड और एड लिखवाया था, आप एक और चीज़ अपने पास लिख सकते हैं, डिड, डू की सेकंड फॉर्म डिड। इसका मतलब क्या बनेगा, ड्राइंग्स आई फॉर इंक्रीज और डी फॉर डेबिट। ड्राइंग्स इंक्रीज होती हैं डेबिट पे, ठीक है। तो ये भी अपने पास आप कॉपी कर लेंगे, ड्राइंग्स इंक्रीज डेबिट। और ये सवाल आपका कंप्लीट हो चुका है। इसकी जो पीडीएफ है क्वेश्चन की, वो मैं लिंक यहाँ पे शेयर कर दूंगा या अपलोड कर दूंगा इस वीडियो के साथ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, और जो भी आप क्वेश्चन है मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी जो ईमेल आईडी है वो मैं कमेंट्स में मेंशन कर दूंगा, आप कमेंट्स में देख लीजिएगा, जहाँ पे आप मुझसे क्वेश्चन ईमेल पे भी कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चन मुझसे शेयर करना चाहते हैं ईमेल पे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।